गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट किया था। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स की होती है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर इंटर कब होगी? जब दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, जो कि सेम या फिर डिफरेंट सब्सटेंस के हो सकते हैं, जैसे कि HF या फिर HF। जैसे HF मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, या फिर HF और H2O मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है। तो ये दोनों ही क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इससे क्या होता है? एसोसिएशन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इससे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सॉल्युबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स इम्प्रूव हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब दूसरा है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि विद इन द मॉलिक्यूल होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा। उसी में बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, OH ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, उनके बीच में होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बच्चे वैसे ग्रेजुएशन लेवल पे भी कई बार इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको ये याद रखना है। इंट्रा मतलब जैसे कॉलेज लेवल पे कुछ हो रहा है, जैसे हमने अभी साइंस एग्जीबिशन किया, वो कॉलेज लेवल पे हुआ। और फिर अब जो मॉडल सेलेक्ट हुए वो आगे दूसरे कॉलेजेस में गए, जहाँ अलग अलग कॉलेज से लोग आए थे। तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटर इंटर डिस्ट्रिक्ट साइंस एग्जीबिशन। और विद इन द कॉलेज था तो वो कॉलेज लेवल था। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब यहाँ पर साइक्लाइजेशन दिखाई देता है मॉलिक्यूल के अंदर, और एसोसिएशन नहीं होगी क्योंकि ये खुद में ही इन्वॉल्व हो गया है। जैसे जब कॉलेज लेवल पे था तो बाहर से हमने किसी को नहीं इन्वॉल्व किया, तो विद इन द मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। जैसे ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये OH हो गया फिनॉल का, और ये नाइट्रो ग्रुप है। तो इसका H और नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और यहाँ पे भी सिमिलरली ऑर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे भी आपको दिखाएगा। यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बनती है साइक्लाइजेशन में, यहाँ 6 मेंबर्ड बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 मेंबर्ड है। देखने में ऐसे 5 लग रहा था लेकिन 6 है, यहाँ 7 है। तो इस तरीके से आपके पास साइक्लाइजेशन हो जाता है। इस पे ना क्वेश्चन आता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को कंपेयर करने के लिए कहा जाता है कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आपको याद रखना है कि पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में क्योंकि इंटरमोलिकुलर है तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है हमेशा, और कोई भी एग्जाम्पल कोट हो सकता है इस तरीके का। तो ये आपको याद रखना। ऑर्थो के केस में ना इस तरीके से साइक्लाइजेशन हो जाती है, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, और जो पैरा प्रोडक्ट होता है उसका आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं वाटर और आइस में, डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन वाटर, दैट्स वाई आइस ऑलवेज फ्लोट्स ओवर वाटर। तो जो जैसे जब हम वाटर को कूल डाउन करते हैं तो हमारे पास आइस आता है, उसकी डेंसिटी जैसे जब वो सॉलिडिफाई होता है तो बीच में काफ़ी स्पेस आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो जो आइस आपने देखा होगा अगर वो वाटर में फ्लोट करती है, आप आज ही जाए क्यूब, एक कोई आइस क्यूब डाल के देखना एक गिलास पानी में, आप देखोगे वो फ्लोट कर रहा है क्योंकि वो हल्का होता है। कोई भी चीज़ जो पानी से हल्की है वो उसके ऊपर फ्लोट करेगी। फिर जब आप उसको हीट करते हो आइस को मेल्ट करने के लिए, तो क्या देखा गया? 4 डिग्री सेल्सियस पे जब वो पहुंचता है, जैसे
टेम्परेचर तो वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये कई बार क्वेश्चन आता है, वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पे होती है, तो आप बताओगे 4 डिग्री। इसकी वजह क्या है? कई बार इस पर क्वेश्चन आता है कि वाई, जैसे क्वेश्चन आइस इज लाइटर दैन वाटर, तो आप ये बताओगे कि एक्स रे स्ट्रक्चर शो करता है कि हर एक ऑक्सीजन एटम टेट्राहाइड्रली सराउंड हो रहा है 4 हाइड्रोजन एटम से, जिसमें से 2 के साथ उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है और 2 उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। और जो ऑक्सीजन है वो कॉर्नर पे भी लोकेटेड है, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा टेट्राहाइड्रन है, और इसके बीच में भी होता है, कॉर्नर पे भी और बीच में भी। इस तरीके से आपके पास अरेंजमेंट होता है और ये 3D में चला जाता है पूरा एक्सटेंड होके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड, वेकेंट स्पेसेस प्रेजेंट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या है, लार्जर वॉल्यूम है और जिस वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप बताओगे कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप एरो दिखा देना, और जिस वजह से जब ये कोलैप्स होता है तो इसका स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, जो बीच में वेकेंट स्पेस है, इस वजह से आपको मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस तक मिलती है। और फिर जब फर्दर आप राइज कर देते हो टेम्परेचर को, तो फिर ये मॉलिक्यूल्स में थर्मल मोशन ज़्यादा हो जाती है और डेंसिटी में थोड़ा सा बदलाव आता है, वो थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर आप बताओगे, व्हेन आइस मेल्ट्स बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर open cage-like structure collapses due to partial breakdown of hydrogen bonds. This allows water molecules to come closer and water fill in the vacant space in open cage. So contraction of volume occurs. Therefore, density increases up to 4 degrees Celsius. After this, kinetic energy of molecule increases and they start moving away from one another. This causes expansion, which is much greater than contraction. So density starts decreasing above 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो मैंने पहले बताया था कि जब आप इसको हीट करते हो तो ये जो स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है, ये कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है, तो मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, स्पेस कम हो जाता है, वेकेंट स्पेस, और डेंसिटी बढ़ जाती है आफ्टर। और इस टेम्परेचर के बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे कि मॉलिक्यूल्स आप एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और आपकी डेंसिटी कम हो जाती है। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे। फिर आते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। ये नाम सुन के अच्छा सा लगता है, ये मोर जनरल है, मतलब हर एक मॉलिक्यूल में थोड़ा बहुत होता है, एंड अकर इन ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और इवन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी होता है ये, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, मीथेन एक्सेट्रा। सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों में दिखाई देता है। नॉन पोलर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नोबल गैसेस हैं, उनमें भी आप देख सकते हो, इनको हम लिक्विफाई करते हैं इन्हीं फोर्सेस की बेसिस पे। सो सम फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देयर लिक्विड स्टेट। फिर जैसे क्या होता था पहले ना, कोई भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए उसको कंप्रेस किया जाता था टेम्परेचर लो करके, तो गैसेस लिक्विफाई हो जाती थी। तो फिर ये सोचा गया कि इनके बीच में क्या फोर्सेस हैं, और फिर वंडरवॉल ने ये आइडिया दिया कि उनके बीच में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो कि उन्हें लिक्विड या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इनका नाम, पूरा नाम J.D. वंडरवॉल था, तो उन्हीं के नाम पे इनको वंडरवॉल फोर्सेस हम कहते हैं। अब ये फोर्सेस क्रिएट कैसे हो रही हैं? दीज केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू
interaction of positive and negative charges between neighboring atoms of non-polar molecules when they come very close. तो जो मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं तो उन पे जो डायपोल या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से वो पास में आ जाते हैं और ये एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं. वैन डर वाल्स फोर्सेस 3 टाइप्स की हैं. डायपोल डायपोल फोर्सेस, जिनको हम कीसम फोर्सेस भी कहते हैं. डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस. इनको हम लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस भी कहते हैं. तो एक एक करके हम इनके बारे में देखते हैं क्या होते हैं. पहला फोर्स तो बहुत सिंपल है, डायपोल डायपोल फोर्सेस. ये कहाँ मिलेगा? पोलर मॉलिक्यूल्स में. जैसे कि हमारे पास HCl, अमोनिया, वाटर. यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसी में थोड़ा इंक्लूड हो जाता है. ग्रेटर द डायपोल मूवमेंट, ग्रेटर द अट्रैक्शन, ऑल्सो कॉल्ड ओरिएंटेशन इफेक्ट. तो क्योंकि ये यहाँ पे जो चार्जेस हैं ये आपको हमेशा ओरिएंटेड मिलेंगे, ये कभी भी रैंडम नहीं रहेंगे. जैसे अगर पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव यहाँ है एंड मॉलिक्यूल का, तो इस तरफ पॉजिटिव एंड ही आएगा दूसरे मॉलिक्यूल का. तो आपको एक ओरिएंटेशन दिखाई देती है, हैपहैज़र्ड नहीं होगा कुछ भी. इसलिए यहाँ पे इस तरीके की ओरिएंटेशन होना ओरिएंटेशन इफेक्ट कहलाता है. तो ये आपका फर्स्ट था डायपोल डायपोल फोर्सेस, जिनको हम कीसम फोर्सेस भी कहते हैं. वहाँ पे हमने ओरिएंटेशन इफेक्ट देखा. फिर हमारे पास आता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस. इनको हम नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में देख सकते हैं. नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि नोबल गैसेस हैं आपके पास, आयोडीन मॉलिक्यूल, इस तरीके की गैसेस जो नॉन पोलर है नेचर में. जब वो किसी पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक डायपोल इंड्यूस हो जाता है. जैसे कि आप ये देखिए, ये एक डायपोल मॉलिक्यूल है. जब ये नॉन पोलर एटम इसके कांटेक्ट में आया मॉलिक्यूल, तो यह इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव की तरफ. तो इसके अंदर थोड़ा सा चार्ज सेंटर डेवलप हो जाते हैं, इधर नेगेटिव इस तरफ और इधर पॉजिटिव. तो ऐसे चार्ज जब डेवलप हो जाते हैं इसको हम इंड्यूस्ड डायपोल कहते हैं. सो जिसके बेसिस पे इसका नाम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस है. और जितना बड़ा इस मॉलिक्यूल का साइज होगा उतना इजी डिस्टोर्शन हो जाता है थोड़ा, और आपको ग्रेटर एंड ईजियर द डिफॉर्मेशन ग्रेटर द फोर्स. जितना आसानी से हम इसको डिस्टोर्ट कर सकते हैं, इस इंड्यूस्ड डायपोल को क्रिएट कर सकते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप हो जाएगा. ये डिबाय ने स्टडी किया था 1920 में, और इसको हम इंडक्शन इफेक्ट कहते हैं. फिर नेक्स्ट आपके पास आता है इंस्टेंटेनियस डायपोल बना. उससे क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल बन गया. सो नाम थोड़ा सा बड़ा है, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस. इनको हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं. यहाँ पर टोटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे. सबसे पहला था पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, दूसरा था पोलर और नॉन पोलर के बीच में, अब है सिर्फ नॉन पोलर. सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जैसे नोबल गैसेस आपके, हाइड्रोजन गैस है, मीथेन गैस है, CCl4 मॉलिक्यूल हो गया, ये सारे नॉन पोलर हैं. चलो अब यहाँ पर हम नोबल गैस का केस लेंगे ताकि हम आसानी से समझ सकें. सो जब कोई भी दो नोबल गैस एटम अब एक दूसरे के पास आते हैं तो अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड में मोशन रहता है. फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड
इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन सिमेट्रिकल हो जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। और जो सेंटर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो कंसाइड नहीं करता, तो एसिमेट्री बन जाती है। स्मॉल टेम्परेरी डायपोल obtained called instantaneous dipole. It influences the electron distribution of neighboring atom and induces dipole. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो एटम है। सबसे पहले ये एक एटम है नोबल गैस फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पर ये आपको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है पॉजिटिव का और नेगेटिव का। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये नेगेटिव जो था वो थोड़ा इधर चला गया, तो ये डायपोल बन गया। इसको हम क्या कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस, जो अचानक बन गया डायपोल। अब यहाँ पर तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टोर्टेड दिखाया हुआ है, यहाँ पर इसको थोड़ा इस तरीके से दिखाया, आप इसको थोड़ा ऐसे कर सकते हो। फिर जैसे ये दूसरे मॉलिक्यूल इसके पास आएगा उसके अंदर भी इस तरीके से चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा और इन दोनों के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस आ जाएंगे। इनको हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। तो आपको याद रहेगा, इसी की वजह से हम गैसेस को कंडेंस कर पाते हैं, नोबल गैसेस को और दूसरे गैसेस को। ये वीक होता है और ये किन पे डिपेंड कर रहा है कि साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल क्या है। जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा डिस्टोर्ट होने का चांस होता है। जैसे अगर कोई बड़ा ग्रुप होता है तो उसमें इशू ज़्यादा राइज होते हैं, छोटे ग्रुप में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि इतने ज़्यादा ओपिनियन नहीं होते। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, तो यानी ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा डिस्टोर्शन होगा, ग्रेटर द डिस्टोर्शन। जैसे हीलियम है, रेडोन है। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाया इनका कार्बन की फैमिली का जो पहले भी डिस्कस हुआ था मीथेन पिछले लेक्चर में। मीथेन, सिलेन, जर्मेन, इनके ये बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर किए हुए हैं कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है ये इंक्रीज़ होते हैं क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें भी हम डिस्टोर्ट करना आसान होता है बड़े इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इसीलिए रेडॉन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है हीलियम से। फिर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। जैसे कि जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है ब्रांच्ड मॉलिक्यूल से। जैसे मैंने यहाँ पे पेंटेन का एग्जांपल ड्रॉ किया है, ये नियो पेंटेन हो गया और ये लीनियर एन पेंटेन। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये तीन फैक्टर रहेंगे, साइज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। अब इनमें जो इंट्रैक्शन है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली रेडियस के यानी साइज़ के। और इसको जब हम इक्वालिटी का साइन देते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। नेगेटिव साइन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस, तो आप बताओगे डायपोल, डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल। फिर क्वेश्चन आता है ओरिएंटेशन इफेक्ट क्या है। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, डायपोल डायपोल में होता है ये जो मैंने लास्ट में नीचे बताया था।
इतना ये ना हाईलाइट नहीं है इस टॉपिक में, आप बुक में भी देखना तो कई बच्चे इसको ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए उनको आता नहीं है। आप इसको ध्यान से पढ़िए। दूसरा इफेक्ट हमने देखा था इंडक्शन इफेक्ट। फिर इनके नाम पे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, लंडन फोर्सेस क्या है, तो आपको बताना आना चाहिए। कीसम फोर्सेस क्या है, डायपोल डायपोल को ही कहते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा घुमा फिरा के इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। आसान सा टॉपिक है, ईजी है, आपने पढ़ा भी हुआ है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। सो इसके साथ ही क्लास पूरा होता है। थैंक यू सो मच।